बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबिर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम पढ़ेंगे जी इंट्रोडक्शन, प्रोटोप्लाज्म, कंपोनेंट्स और फंक्शंस। ठीक है जी। आइए जब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है जी? एवरीथिंग विद इन अ सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है जी, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर एंटर हुए तो जो कुछ भी होगा एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस वो हमारा सारा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है जी। सपोज कीजिए ये हम सेल के अंदर जा रहे हैं जी, ये मेरे पास सेल है, ब्लू कलर का जो आपको सर्कल शो हो रहा है, ये रेड कलर का अंदर न्यूक्लियस है। अब ये जो स्पेस शो हो रही है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है जी? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली वो तमाम एरिया होता है, वो फ्लूइड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर कहां तक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बेसिकली फ्लूइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस तक की स्पेस को क्या कर रहा होता है? फिल कर रहा होता है। और इसमें क्या होगा? इट कंटेन ऑल ऑर्गेनेलीज। तो सेल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइबोसोम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे के सारे कहां पाए जाते हैं? इसी फ्लूइड में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इट कंटेन ऑल ऑर्गेनेलीज, यानी इस फ्लूइड के अंदर सारे क्या होंगे? सेल के ऑर्गेनेलीज होंगे। ठीक है जी। और इसमें इसके अलावा और क्या होगा? इंक्लूजन। इंक्लूजन स्टैंड्स फॉर इंक्लूड क्या क्या? इनसॉल्युबल, कुछ वेस्ट वगैरह होंगे और कुछ हमारे पास स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिसका प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज ऑल अबाउट एवरीथिंग इन द सेल इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन। अब चेक कर लीजिएगा, पीछे हमने वर्ड एक बोला था एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, अब की बार किया जा रहा है जी इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग इंक्लूड इन इट। इसका मतलब ये हुआ सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाइए तो आपका फ्लूइड शुरू हो जाएगा जो कि क्या था? साइटोप्लाज्म। और सेल के बिल्कुल दरमियान में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को एक्सक्लूड करेंगे तो आपका साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इंक्लूड कर दें, सेल मेम्ब्रेन भी इंक्लूड कर दें, साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड कर दें, तो ये सारा आपके पास क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। यानी पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर बन गया। प्रोटोप्लाज्म के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो सेल का जितना भी लिविंग कंटेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब चेक कीजिए, साइटोप्लाज्म में हमने न्यूक्लियस एक्सक्लूड किया, अब की बार हमने एवरीथिंग बोल दिया, इसका मतलब हमें न्यूक्लियस ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हुए, साइटोप्लाज्म और उसके अंदर ऐड साथ करना पड़ेगा क्या? न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। पीछे उसने पहले बोल दिया कि बाउंड्री तो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब ये तीनों चीजें इकट्ठी जब होंगी आपके पास सेल का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ प्रोटोप्लाज्म को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है जी। आइए जी जरा हम सेल देखते हैं। ये सेल है हमारे पास, इस सेल में ये आपको साइटोप्लाज्म शो किया जा रहा है। साइटोप्लाज्म का मतलब ये होगा ये सारा फ्लूइड है जो यहां से लेकर यहां तक है, यानी इसमें न्यूक्लियस ऐड नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ यहां पे आपको प्रोटोप्लाज्म शो किया जा रहा है जिसमें शो किया जा रहा है जी साइटोप्लाज्म भी होगा और साथ न्यूक्लियस भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को इकट्ठा ऐड करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर न्यूक्लियस को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो जो जेली लाइक फ्लूइड रह जाएगा कंटेन ऑल ऑर्गेनेलीज, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम इस तरह इसको मजीद दोनों को इकट्ठा स्टडी करना चाहें तो साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होगा? साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जिसमें क्या होगा? सारे ऑर्गेनेलीज शामिल होंगे। ठीक है जी। लेकिन उन ऑर्गेनेलीज में हम मेजर पोर्शन जो है वो न्यूक्लियस ऐड नहीं करेंगे। तो साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को ऐड कर दें, अब जो बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म आता है, तो साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो एक में न्यूक्लियस है, एक में न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है जी। आइए इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। तो साइटोप्लाज्म के हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जी हमारे पास साइटोसोल।
साइटोसोल की डेफिनेशन क्या है जी? सॉलेबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि ये जो फ्लूइड होता है इसमें कुछ इंक्लूजन्स थी, इंक्लूजन मीन कुछ सब्सटेंस इंक्लूड थी ऑर्गेनेल्स के अलावा। अब वो जो सॉलेबल पार्ट होगा उसके सॉलेबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं साइटोसोल। अब साइटोसोल के अंदर क्या शामिल है? इसमें 90% तो क्या शामिल है? वाटर शामिल है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि एक वाटर लाइक सब्सटेंस है। ठीक है जी। अब 90% अगर इसमें पानी है तो रिमेनिंग कितना रह गया? 10%। तो 10% इसमें क्या होंगे? दूसरे फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स। अब वो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऑल दोज मॉलिक्यूल विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। अब वो कौन कौन से हैं? ग्लाइकोजन हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, वो सारी ये सब्सटेंसेस जो हैं, ये सारी वो सब्सटेंस होती हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे रही होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइटोसोल ने अपने अंदर वो तमाम चीजें रखी हुई हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए जरूरी हैं, जो आपकी बॉडी को क्या कर रहे होंगे? एनर्जी दे रहे होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो हैं, जो चीजें हैं, ऐसा भी हो सकता है वो कंप्लीटली क्या की हो? डिसॉल्व हुई हो। अगर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट बड़े अच्छे से जानते हैं, अगर चीजें मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व हो, सल्यूट और सॉल्वेंट मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व हो, तो एक ट्रू जो है वो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सल्यूट पार्टिकल जो है वो थोड़े बहुत क्या हो? बड़े हों, तो डिसॉल्व तो वो होंगे, लेकिन अब की बार जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो मैंने यहां पे अभी जो बताया, मैंने कहा कि साइटोसोल में जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐसा भी हो सकता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो। जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे? ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो अंदर सल्यूट पार्टिकल हैं वो थोड़े से बड़े थे। अगर सल्यूट पार्टिकल थोड़े से बड़े हों तो तब हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन ये भी नेकेड आई से नजर नहीं आते। तो साइटोसोल के अंदर जो इंक्लूडिंग मटेरियल है, ऐसा भी हो सकता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो, ऐसा भी हो सकता है वो क्या हो जी? डिसॉल्व तो हो, लेकिन पार्टिकल थोड़े थोड़े क्या हो? बड़े हो। ठीक है जी। अगर तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व है और नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे, बहुत छोटे थे, तो वो आपके पास क्या होंगे? ट्रू सॉल्यूशन बना रहे होंगे। लेकिन अगर पार्टिकल थोड़े से बड़े होंगे, नेकेड आई से तो वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो थोड़े से ट्रू से थोड़े से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो तब की बार जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमारे पास साइटोसोल ट्रू सॉल्यूशन भी बना रहा होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन भी बना रहा होता है। ठीक है जी। अब साइटोसोल है क्या? सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो फ्लूइड था साइटोप्लाज्म, उसका एक पार्ट है। ठीक है जी। जब उसका पार्ट है तो चूंकि ये सेल के अंदर है तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब स्टूडेंट दो टर्म हम यूज करते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होता है इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर स्टैंड्स फॉर जो सेल से बाहर वाला होगा और इंट्रा सेलुलर स्टैंड्स फॉर जो सेल के अंदर होगा। अब ये सेल के अंदर है इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर वाला फ्लूइड। अब ये जो हमारे पास कोलाइडल वाला पोर्शन है, इसको हम दो फर्दर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है जी हमारे पास सोल, जिसमें क्या होगा कि थोड़ा जो है वो नॉन विस्कस एनवायरनमेंट होगा, और अगर ऐसा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास बहुत ज्यादा विस्कस है तो इसे जेल बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी। अब अगर ये मेरे पास सेल है तो सेल का जो पेरिफेरल एरिया होगा, सराउंडिंग एरिया होगा, उसमें ज्यादातर क्या होता है? जेल वाला पोर्शन, और जो ऑलमोस्ट सेल के सेंटर वाला हिस्सा होता है उसमें कौन सा होता है? सोल वाला पोर्शन। ठीक है जी। आइए जी, अब इसका नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, वो है इसके ऑर्गेनेली। तो शुरू में बताया था ये एक फ्लूइड है जिसके अंदर सारे क्या मौजूद होते हैं? ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। अब ऑर्गेनेलीज देखें तो माइट भी पॉसिबल उनकी मेम्ब्रेन हो, माइट भी पॉसिबल उनकी मेम्ब्रेन ना हो। अगर तो मेम्ब्रेन है तो वो आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, और अगर नहीं होंगे तो वो आपके पास क्या होंगे? विदाउट मेम्ब्रेन। तो इस तरह साइटोप्लाज्म के दो मेन कंपोनेंट हमारे सामने आए। एक था साइटोसोल, जिसमें हमने कहा कि जी वाटर वाला पोर्शन था और साथ कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस थी। ठीक है जी। और उसमें ट्रू सॉल्यूशन भी बन रहा था और कोलाइडल भी बन रहा था। जो दूसरा पोर्शन था हमारे पास वो कौन सा था? उसके ऑर्गेनेलीज। तो सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर शामिल होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में दो पार्ट हो गए, एक साइटोसोल और एक उसके क्या? ऑर्गेनेलीज। आइए जी, अब नेक्स्ट हम इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जी, एक्ट एज ए स्टोर हाउस। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा
देखा साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोजन था, अमाइनो एसिड थे, फैटी एसिड थे, वो सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस थे। इसके अलावा जो सेल जो है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, उस दौरान जो कुछ वेस्ट बनेंगे वो भी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए उसके अंदर स्टोर किए जाएंगे, बाद में उन्हें क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, सेल से रिलीज कर दिया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो हैं या जो वेस्ट वगैरह है उन सब के लिए ये एक स्टोर हाउस का काम कर रहा होता है, उन सारी चीजों को स्टोर कर रहा होता है। साथ ही साथ साइट फॉर मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जाएं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें फूड को ब्रेक करके एनर्जी पैदा की जाती है। उसका पहला पार्ट होता है जी ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है अप टू दी पायरुविक एसिड, फिर वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और फर्दर ब्रेक होकर एनर्जी देता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं, वो सारा के सारा किसमें हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में, और उसके सारे एंजाइम कहां पड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें क्या है जी, ऑर्गेनेलीज है जो कि फ्रीली अंदर क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलीज ऑन द बेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? एक्टिवली साइटोप्लाज्म का बाय यूजिंग एनर्जी सेल के अंदर फ्लो करना क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि ऑर्गेनेलीज बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सपोज कीजिए ये मैंने सेल आपके सामने ड्रॉ किया, यहां जो है ये बड़ा सारा वैक्यूल, मैं प्लांट सेल की बात कर लेता हूं, ये बड़ा सारा वैक्यूल है मेरे पास, ठीक है जी, और यहां पे मेरे पास जो है वो प्लास्टिड है जिसे आप बोल रहे हैं जी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट। अब क्या है जी, अब क्लोरोप्लास्ट यहां से सन लाइट अच्छी खासी आ रही है, जबकि क्लोरोप्लास्ट ऑपोजिट साइड पे जो है वो प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट यहां से यहां मूव करवाया जाएगा ताकि मैक्सिमम सनलाइट को क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके। अब जब क्लोरोप्लास्ट को यहां से यहां लाया जा रहा है तो ये बेसिकली साइटोप्लाज्म की मूवमेंट से होगा। तो वो जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है जो कि सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को एक से दूसरी जगह मूव करवा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है जी, जिससे सेल के कंपोनेंट्स को मूव करना आसान हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहां पे कुछ इसके फंक्शन डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, नंबर 2 इसकी फॉर्म डिस्कस करेंगे, नंबर 3 इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। आइए जी, ये हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फर्स्ट है जी इंट्रोडक्शन। तो नेटवर्क ऑफ द चैनल्स विद इन अ सेल, ठीक है जी। अब सेल के अंदर जो नेटवर्क है, जो एक सिस्टम है जो कि डिफरेंट किस्म के पाथवे पे मुश्तमिल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। अब मैंने कहा ये क्या है जी, सेल के अंदर है। अब ये सेल के अंदर कहां से शुरू होगा, डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर सेल की पोर्शन शुरू हो जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जहां जहां साइटोप्लाज्म की बाउंड्री थी वहां वहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाउंड्री है। एंडो स्टैंड्स फॉर इनसाइड, प्लाज्मिक स्टैंड्स फॉर साइटोप्लाज्म, सो एंडोप्लाज्मिक स्टैंड्स फॉर साइटोप्लाज्म के अंदर। तो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म की तो बाउंड्री थी हमारे पास एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये भी न्यूक्लियस से बाहर बाहर होगा, उसकी मेम्ब्रेन को टच करेगा, अंदर नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसकी एक्सटेंशन कहां तक है, ये है जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक इसकी क्या होगी, एक्सटेंशन होगी, ठीक है जी। आइए जी, अब नेक्स्ट अगर हम इसके देखें सिस्टर्नी कंपोनेंट। अभी सिस्टर्नी कंपोनेंट क्या होते हैं, बेसिकली ईच चैनल इज अ सैक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या मतलब, जरा देखिएगा जी, ये नीचे आपके सामने शो हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। अब यहां पे ये जो पोर्शन है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की सराउंडिंग में ये जो सारा आपको रेड वाला और ये सारा जो इधर जो है वो आपको लाइट येलो शक्ल में नजर आ रहा है, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखिए आपको ये छोटी छोटी सैक्स नजर आ रही होंगी। हर सैक को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है जी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टर्नीज होता है और हर सिस्टर्नी में क्या होगा, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ कंटेंट होता है, कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं जिसकी बिहाफ पे ये अपने मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, परफॉर्म करता है।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम जो है वो इसकी फॉर्म डिस्कस करते हैं। फॉर्म जो है वो होती है जी ऑन द बेस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है जी, यानी कि राइबोसोम अगर तो नजर आ रहे होंगे तब इसकी कोई और फॉर्म होगी, और अगर राइबोसोम नजर नहीं आ रहे होंगे तब इसकी कोई और फॉर्म होगी। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली मीन स्ट्रक्चर की बेस पे जो हमें नजर आ रहा होता है वो दो तरह की इसकी फॉर्म होती हैं। पहला है जी हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको येलो कलर की सैक्स नजर आ रही है और उन सैक्स के ऊपर क्या है जी, राइबोसोम है। इसका मतलब ये हुआ है राइबोसोम होगा। अब राइबोसोम होगा तो अब ये जो सैक है ये स्मूथ की बजाय आपको बड़ी रफ अपीयरेंस देगी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम आ गया। जब राइबोसोम आ गया तो हम कह सकते हैं कि इनकी कौन सी अपीयरेंस होगी, ग्रैनुलर अपीयरेंस होगी, यानी दानेदार शक्ल में ये आपको नजर आएंगे। और ये दानेदार शक्ल में क्यों नजर आएंगे? क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद होंगे जी, राइबोसोम होंगे, जो इनकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक हो गया जी। अब राइबोसोम जब इनकी सरफेस पे अटैच होंगे तो राइबोसोम का फंक्शन फिर क्या होगा, ये बेसिकली प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी। अब राइबोसोम जब प्रोटीन बनाएंगे तो बेटा डिफरेंट आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो बाय नेचर प्रोटीन्स हैं, आपकी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो बाय नेचर प्रोटीन्स हैं। अब इन प्रोटीन्स को माइट बी पॉसिबल सेल्स के अंदर यूज करना है, माइट बी पॉसिबल सेल से बाहर यूज करना है। तो अगर तो सेल के अंदर यूज करना है तो यहां पे इसको सिंथेसाइज किया जाएगा और सिंथेसाइज करके बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा ताकि फ्यूचर में यूज कर लिया जाए। लेकिन अगर सेल से बाहर यूज करना है इसको, तो यहां से इसको बनाने के बाद प्रॉपर पैकिंग वगैरह करके, जो कि गोल्जी एपरेटस करेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम, गोल्जी एपरेटस उसकी पैकिंग करके बॉडी से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रोटीन बनेगी वो दो तरीके से हमारे काम में आएगी, या तो सेल के अंदर यूज कर लेंगे या हम क्या करेंगे, सेल से बाहर उसे भेज देंगे ताकि उसे बाहर क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। तो ये था हमारे पास इसकी फर्स्ट फॉर्म जो कि थी ऑन द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। आइए नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ होती है, नीचे आपको डायग्राम शो हो रही है। अब इन तमाम ट्यूब्स में कहीं पे भी आपको कोई ग्रैन्यूल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ, ये होगा आपके पास नॉन ग्रैनुलर। जब नॉन ग्रैनुलर होगा तो इसमें राइबोसोम एब्सेंट होंगे। जब राइबोसोम इसमें एब्सेंट है तो प्रोटीन से रिलेटेड तो कोई काम ये नहीं परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। प्रोटीन सेंसिस नहीं करेगा क्योंकि राइबोसोम यहां पे नहीं है। तो ये क्या क्या फंक्शन करेगा? नंबर 1 डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, नंबर 2 मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस सच लाइक लिपिड। तो लिपिड की जब जो है वो मेटाबॉलिज्म करनी है, उसकी कैटाबॉलिज्म करनी है, उसकी एनाबॉलिज्म करनी है, तो लिपिड से रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे वो क्या कर रहा होगा जी, है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होगा। एक हमने कहा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बन गई, उन टॉक्सिक सब्सटेंस की डिटॉक्सिफिकेशन करना ताकि वो सेल को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए भी कौन काम करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करेगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कहां मसल्स वगैरह के अंदर, नर्व सेल्स के अंदर, वो भी काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो नेक्स्ट इसका फंक्शन जो है वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सेल के अंदर मटेरियल को जो ट्रांसपोर्ट करना है उसमें भी अच्छा खासा इसका क्या होता है जी, रोल होता है। और प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। अब इसकी बिहाफ पे सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट होती है, एक प्रॉपर शेप को थोड़ा सा बैलेंस करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। अगर ये ना हो तो सेल की प्रॉपर जो है वो शेप बैलेंस नहीं हो सकती। आइए जी, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया। अब इसके रिलेटेड कुछ छोटे छोटे जो हैं वो एमसीक्यूज जो आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं, आइए जी वो डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज फर्स्ट है आपके पास जी, विच वन इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो स्मूथ है जी, आपने डिटेल में पीछे पढ़ लिया। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो सॉल्युबल पार्ट जो है वो आपका साइटोसोल है, डेल्टा इसका आंसर होगा। विच वन कंटेन मैनी राइबोसोम्स। अब राइबोसोम बहुत ज्यादा जो है वो किसके ऊपर होते हैं, यहाँ पे अल्फा ऑप्शन है जी RER, बीटा ऑप्शन है SER, चार्ली ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, डेल्टा ऑप्शन है A एंड C। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। यहाँ तो वो RER के साथ जुड़े होते हैं,
या वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। यानी दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, वो RER के ऊपर भी होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, दोनों जगह पर होते हैं। तो यहाँ RER तो होगा ही, लेकिन राइबोसोम चूंकि साइटोप्लाज्म में भी होते हैं इसलिए डेल्टा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि राइबोसोम जो है वो RER के साथ साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। ये इंशाल्लाह राइबोसोम के टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन सोल एंड जेल। तो हमने पढ़ा कि जिस साइटोसोल के अंदर जब क्लाइडल सॉल्यूशन होगा तो क्लाइडल सॉल्यूशन अगर ये ज़्यादा विस्कस होगा तो जेल जो कि सेल की पेरिफेरल साइड पे होगा, नॉन विस्कस होगा तो वो आपके पास सोल जो सेल के ऑलमोस्ट सेंटर वाला पोर्शन होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी साइटोसोल। तो आपने कहा सोलेबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोसोल, जिसमें 90% पानी था, 10% अदर जो थे वो सॉलेबल सब्सटेंसेस थी, जिसके अंदर जो था वो ग्लाइकोजन था, लिपिड था, प्रोटीन थे और डिफरेंट जो बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ें थी। और लास्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन RER FER। तो स्टूडेंट RER रफ एंडोप्लाज्म है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्म है। रफ के ऊपर राइबोसोम होते हैं, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम नहीं होते, यानी वो ग्रैनुलर होगा, वो नॉन ग्रैनुलर होगा, उसका काम प्रोटीन सेंसिस करना और उसका काम लिपिड वगैरह बनाना और कुछ दूसरे जो फंक्शन आपने बेशुमार पढ़े वो भी, ठीक है जी। तो आप सिर्फ डिफरेंस बता दीजिएगा, एक राइबोसोम की प्रेजेंस वाला, ठीक है जी, और दूसरे में दो दो फंक्शन आप इनके डिस्कस कर दीजिएगा। तो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ों के साथ हम हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।